नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं अपने जो व्याख्याता बढ़ती है इसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र के 3 टॉपिक जोड़े गए हैं। एक तो है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत जो कि कल मैंने पढ़ाया, और एक है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत जो अभी जुड़ा है, वो भी मैंने करवा दिया है। एक तीसरा है लोंजेन्स का उदात्तवाद। ये देखिए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो भी है ना, इसमें से एक एक पर्सन हर एक टॉपिक से आने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को इन टॉपिक्स का बड़ा भय रहता है, बड़ा डर रहता है कि पता नहीं ये किस प्रकार के टॉपिक्स होंगे, यानी समझ में नहीं आते उनकी। सीधी सी भाषा की बात यही है। बिल्कुल सरल भाषा में आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो भी अपने चर्चा करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिएगा। जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ ठीक उसी प्रकार से आप साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहना, ठीक है ना, ताकि आप एग्ज़ाम के समय जब जाओ तो एक बार उसका 5 मिनट में रिवीजन हो जाए आपका। इस प्रकार से शॉर्ट में चलना अपन को, ये ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता इनमें नहीं रहती है। तो देखिए, लोंजाइनस जो हैं वो एक यूनानी विचारक थे, यानी यूनानी एक दार्शनिक थे। इनका अंग्रेजी में नाम था लोगिनुस। इनका अंग्रेजी में क्या नाम था? लोगिनुस नाम था इनका। इस बात का ध्यान रखिए। ये मतलब जैसे अरस्तु था ठीक उसी प्रकार से ये भी एक विद्वान थे, यूनान के थे। यूनानी नाम इनका था लोंजाइनस। क्या नाम था? लोंजाइनस। अंग्रेजी में नाम लोगिनुस। इनकी स्थिति यानी इनका समय जो बताया जाता है वो 3री शताब्दी निर्धारित किया जाता है। ऐसा एक मतलब एक अनुमान लगाया जाता है इन लोगों के बारे में। अरस्तु हैं, लोंजाइनस हैं, इनके बारे में क्रोचे हैं, ये सारे पाश्चात्य विद्वान हैं। तो इनकी जो रचना ना वो पीरी इप्सुस नाम से जानी जाती है। बहुत प्रसिद्ध रचना है। जैसे अरस्तु की कल अपन ने एक रचना पढ़ी थी पोएटिक्स, वो भी एक काव्य शास्त्र के रूप में थी। ठीक उसी प्रकार से अरस्तु की रचना पोएटिक्स थी, ठीक उसी प्रकार से क्या है कि इनकी एक रचना है पेरी इप्सुस। इस रचना का दूसरा नाम पेरी पेरी हुप्सुस भी नाम है, ये ध्यान भी रखना। पेरी हुप्सुस भी नाम है उसका। पेरी इप्सुस और पेरी हुप्सुस दोनों ही नाम उस रचना के मिलते हैं। ये जो रचना है पेरी इप्सुस या पेरी हुप्सुस नाम से प्राप्त होती है। इसमें कुल 44 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? कुल 44 अध्याय हैं इसमें, पेरी इप्सुस में। इस पुस्तक का प्रकाशन है वो सबसे पहले 1554 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1554 ईस्वी में हुआ था। एक इटालियन विद्वान थे, रोवेल रोवेरतेल्लो। ये पाश्चात्य है ना, विदेशियों के नाम भी ऐसे ही होते हैं। रोवेरतेल्लो के द्वारा इसका सबसे पहले प्रकाशन करवाया गया था। किसका? पेरी इप्सुस या पेरी हुप्सुस का प्रकाशन 1554 ईस्वी में करवाया गया था रोवेरतेल्लो के द्वारा। इनको तो रटना पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है ना, तो ये पेरी इप्सुस 1 मिनट में आप याद होने वाला है, याद हो जाएगा फिर भूल जाओगे। रटना पड़ेगा इसको। पेरी इप्सुस और पेरी हुप्सुस, ये दोनों नाम आपको रटने ही पड़ेंगे। हो सकता है पेरी हुप्सुस नाम दे दे अगला, या पेरी इप्सुस भी दे दे। और रोवेरतेल्लो के द्वारा इसका प्रकाशन वर्ष है 1554 में। अध्याय कितने हैं? 44। मुख्य महत्वपूर्ण बात इनकी इतनी है, रचना का नाम याद रखना है। अध्याय कितने हैं? 44 हैं। कब प्रकाशित हुई थी? 1554 में। किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, बिल्कुल बेसिक जानकारी रखनी है अपन को इनकी। और ये जो पुस्तक है वो इसका अंग्रेजी में अनुवाद है वो 1652 में हुआ था। अंग्रेजी में अनुवाद कब हुआ था इसका? 1652 में हुआ था। और लोंजेन्स के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम है औदात्य पर विचार, यानी उदात्तवाद। कई बार सीधा प्रश्न भी पूछ लेता है बेसिक बिल्कुल ऊपर से कि औदात्य पर विचार किसका सिद्धांत है, यानी उदात्तवाद, तो लोंजेनस का है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है अपन ज़्यादा गहराई के चक्कर में ऊपर की चीज़ भूल जाते हैं, जबकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र है वो बिल्कुल बेसिक स्तर से ही पूछा जाता है। पीछे के पेपर उठा के देख लीजिए, चेक नेट जेआरएफ के उठा के देख लीजिए। अब ये जो रचना है ना पेरी इप्सुस, इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था 1652 में। तो वो किस नाम से हुआ था? ऑन द सबलाइम। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार नेट जेआरएफ में पूछा गया है कि पेरी इप्सुस का अंग्रेजी में अनुवाद किस नाम से करवाया गया, किस शीर्षक से किया गया, तो ऑन द सबलाइम। ये भी आपको रटना पड़ेगा। स्पेलिंग ध्यान रखना, ONTHESUBLIME ऐसे रटना पड़ेगा, क्योंकि आप आर्ट के विद्यार्थी हो, आप अंग्रेजी के विद्यार्थी नहीं हो, आप हिंदी के विद्यार्थी हो। आपको स्पेलिंग में मिस्टेक होगी, इसलिए इसको अच्छे से रटना,
क्योंकि एग्जाम में क्या करता है एग्जामिनर, ये ओन है ना इसको नो कर देता है, अपना ध्यान ही नहीं देते। विद्वान होते हैं उस समय अपना बहुत ज़्यादा दिमाग बड़ा खतरनाक चलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात का, ये भी बेसिक ही है, कोई ज़्यादा डीपली नहीं है। ये जो पेरी इप्सुस है मूलतः भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। पूछा जा सकता है पेरी इप्सुस किस प्रकार का ग्रंथ है, तो ये एक तरह से भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। यह ग्रंथ किस शैली में लिखा गया है, पत्र शैली में लिखा गया है। लॉन्जाइनस के द्वारा, अपने ही मित्र था इनका, अब ये मित्र का नाम भी इस प्रकार का नाम है कि समझ से बाहर है, ये नाम भी सही से उच्चारण नहीं हो पाता है। नाम है पोस्तुम्यूस तेरेंतियानुस। जैसे बाहुबली फिल्म में देखा था ना, एक काला सा भांड आता है, वो कैसी भाषा बोलता है समझ में आती है, वो वाली स्थिति यहाँ पर मेरी हो रही है। अब देख लो ये क्या नाम है, पोस्तुम्यूस तेरेंतियानुस, इस प्रकार का ये नाम है, ये भी रटना पड़ेगा। ये पत्र लिख करके लॉन्जाइनस के द्वारा भाषण की कला की बारीकियों के बारे में अपने मित्र को परिचय करवाया था। और ये उत्तम पुरुष शैली में लिखा है, इस बात का भी ध्यान रखना। पुरुष शैली, ये पत्र शैली के साथ साथ उत्तम पुरुष शैली में लिखा गया, क्योंकि मित्र था ना उसका, तो वो अपने मित्र को भाषण शास्त्र के ज्ञान देने के लिए उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग किया था। यह भी काफी महत्वपूर्ण है कि पेरी इप्सुस किस शैली में लिखा गया है, उत्तम पुरुष शैली में, पत्र शैली में लिखा गया है, और ये किस प्रकार का ग्रंथ है, ये एक भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। आगे देखिए, लॉन्जाइनस जो हैं, उनको जो विद्वान है, कई जो आलोचक हैं, उन्होंने क्लासिक और रोमांटिक दोनों ही प्रकार के आलोचकों के समादरणीय रहे हैं। कौन है ये, लॉन्जाइनस। लॉन्जाइनस जो है वो क्लासिक और रोमांटिक दोनों प्रकार के आलोचकों के क्या रहे हैं, समादरणीय रहे हैं। क्या है कि कुछ लोग तो उन्हें सर्वप्रथम रोमांटिक समीक्षक मानते थे लॉन्जाइनस को, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ विद्वान हैं उनको क्लासिक श्रेणी का भी समीक्षक मानने लग गए थे, और वहीं पर अन्य जो लोग हैं उनको मर्यादित या फिर स्वच्छंदवादी समीक्षक हैं वो भी कह करके पुकारते थे। औदात्य पर उन्होंने लिखा है कि औदात्य निश्चित रूप से काव्य का सौंदर्य के विधायक तत्व है, तो जरूर औदात्य होना बहुत जरूरी है काव्य में, किंतु वह स्वयं सौंदर्य या फिर रस का वाचक नहीं होता। यानी औदात्य स्वयं काव्य जो होता है उसका ना तो सौंदर्य होता है ना ही रस होता है, उन दोनों का वाचक वो नहीं होता, वो एक अपने आप में एक अलग चीज होती है, अपना एक अलग अहम महत्व होता है उसका औदात्य का काव्य में। ये बात यहाँ पर वो लॉन्जाइनस वो कहना चाहते हैं। तो ठीक है, ये बात अच्छी से समझ में आएगी कि लॉन्जाइनस को जो आलोचक हैं उनको क्लासिक और रोमांटिक दोनों प्रकार के मानते हैं। कुछ विद्वान उनको रोमांटिक मानते हैं, कुछ समीक्षक या आलोचक या फिर कुछ क्लासिक श्रेणी में भी उनको मानते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि मर्यादित और स्वच्छंदतावादी समीक्षक कह करके भी उनको पुकारा जाता है। अब औदात्य पर इन्होंने विवेचन किया कि औदात्य होता क्या है। यहाँ से प्रश्न अच्छा बनता है, व्याख्यातावृत्ति में करीबन यहीं से आता है कि औदात्य में कौन सा तत्व नहीं है, क्या नहीं है। तो देखिए, लॉन्जाइनस का कहना है कि औदात्य अव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। यानी काव्य कोई भी होता है उसको अव्यक्त करना है ना, समझ रहे बात को, कि औदात्य काव्य की अव्यक्ति की उच्चता है और उत्कृष्टता का नाम है, वही क्या है, औदात्य है। यानी अव्यक्ति होनी चाहिए, कोई भी रचना होती है ना उसमें, और उसमें उत्कृष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अभिव्यक्ति की उच्चता श्रोता के तर्क का समाधान भी नहीं करती है, अपितु उसे अभिभूत भी कर देती है। यानी अभिव्यक्ति होती है ना, अपन कई विद्वान ऐसे होते हैं जो अपने विचार जो प्रस्तुत करते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि वास्तव में इनको सुनाई जाए, इनको पढ़ते ही चले जाएं, होता है ना ऐसा। तो अभिव्यक्ति जो होती है ना उसकी उच्चता जो होती है वो श्रोता यानी सुनने वाले के लिए उसके तर्क का समाधान ही नहीं करती बल्कि उनको अभिभूत भी कर देती है, यानी अपने आप में भाव विभोर कर देती है। यानी आदमी भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सारी की सारी रचना में डूब जाता है। रचना का औदात्य अपनी प्रबल शक्ति के द्वारा पाठक को अनायास बहा ले जाता है। बहुत अच्छी बात है। ये क्या होता है बताऊं आपको, ये जैसे आप लोग प्रेमचंद जी की कहानियां पढ़ते हैं, जैसे बड़े घर की बेटी आपने पढ़ी तो आपने शुरू तो कर दी वो, परंतु ये नहीं है कि आप उससे बोर हो गए बीच में छोड़ के चले गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रेमचंद जी की कोई भी कहानी उठा के देख लीजिए आप, बीच में छोड़ के जा ही नहीं सकते। वही जैसे फिल्म वाली स्टोरी है, जैसे फिल्म चल रही होती है कोई भी टीवी पर, तो अपन बीच में उठ के नहीं जाते हैं, पूरी स्टोरी अपन को देखना। तो उसके पीछे रीजन यही होता है कि पाठक उसके साथ में बह जाता है, समझ रहे हो ना बात को, पाठक उसके साथ में मतलब बंध जाता है, एक तरह से भाव विभोर हो जाता है। तो बहा कर ले जाती है, मतलब उसको अपने साथ में बांधे रखती है। और ऐसा भी लगता है, जैसे एक कहानी का उदाहरण दूं कि बड़े घर की बेटी में जैसे एक कहानी में आती है, वो परेशान होती है, फिर उसके मन में आता है कि उसका देवर घर छोड़ के जाता है तो वो रोने लग जाती है। तो मतलब जो पढ़ने वाला पाठक होता है ना उसके भी आंखों में अश्रु धारा बहने लग जाती है। स्थिति ऐसी हो जाती है अगर मन से वो कहानी पढ़ी जाए तो। ऐसे तो आप कैसे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से और भी बहुत सी रचनाएं हैं जो कि मतलब इंसान को क्या कर देती हैं, भाव विभोर कर देती हैं अपने अंदर, मतलब इंसान खुद ढल जाता है उस
रचना में, मतलब खो जाता है। कहने का भावार्थ यही है यहाँ पर है कि आदमी उसके साथ में बह जाता है, खुद खो जाता है, स्वयं अपने आप को भोक्ता मानने लग जाता है। ये बात कहना चाहते हैं यहाँ पर। तीनों बात सही है। औदात्य जो होता है वो भाव विचार एवं शैली का एक गुण होता है, यानी औदात्य होता है उसमें एक भाव भी होता है रचना में, एक उसका विचार भी होता है, एक मतलब एक शैली होती है अलग, उसका गुण होता है। औदात्य की सत्ता काव्य रचना में वस्तु पक्ष और शैली पक्ष दोनों तक व्याप्त होती है। यानी औदात्य में क्या होता है, तर्क भी होता है और विश्वास भी होता है, दोनों चीजें साथ साथ में चलती हैं। यानी वस्तु पक्ष और शैली पक्ष से दोनों ही होती है कि इसमें विषय वस्तु क्या चल रही है, साथ साथ में किस शैली का प्रयोग कर रहा है। अब काव्य तो आप पढ़ रहे हो हास्य रस का और उसमें शैली चल रही है ओज गुण की, तो ऐसा चल सकता है कि कभी ऐसा नहीं होता। औदात्य कलाकार के व्यक्तिगत एक गुण होता है। औदात्य एक जो कलाकार होता है या फिर कोई दार्शनिक होता है उसका एक व्यक्तिगत क्या होता है कि गुण होता है, वो अपनी रचना में ऐसे शब्द डालेगा जिससे क्या कहते हैं पाठक होता है वो या फिर दर्शक होता है वो उसमें बंधा रहे। एक तीसरी बात कहते हैं कि रचना जो भी कोई भी होती है उस रचना का शिल्प उसके दो अंशों में नहीं होता है, अपितु रचना के शिल्प जैसे धीरे धीरे प्रकाश में आते हैं, और किंतु उदात्त विचार यदि अवसर के अनुकूल हो तो एकाएक विद्युत की भांति चमककर होकर के संपूर्ण जो विषय वस्तु होती है ना उसको प्रकाशित कर देती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर लॉन्जाइनस का यही है कि संपूर्ण जो रचना होती है उसमें शिल्प विधान यानी जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो धीरे धीरे ऐसे प्रकाशित करता है उस रचना को जिसमें उदात्त विचार यदि अवसर के अनुकूल एकाएक प्रवाहित होकर के विद्युत की भांति क्या कर देते हैं, चमत्कार पैदा कर देते हैं, चमक जाते हैं और विषय वस्तु है वो प्रकाशित हो जाती है। यानी अपन को अच्छा लगता है पढ़ने में वो रचना, और वक्ता के समस्त जो और जो सुनने वाला होता है ना उसके समस्त वाक वैभव को एक अक्षण में वो अभिव्यक्त कर देती है। यानी जो सुनने वाला उसको भी अच्छा लगता है, वो भी ये सोचता है कि हाँ इस कहानी को आगे से आगे पढ़ा जाए। ये बात है यहाँ पर 3-4 अच्छे कथन है, 5-6 इनको याद रखना। इनमें से एक पूछा जा सकता है कि औदात्य के विवेचन के समय लॉन्जाइन्स ने कौन सा नहीं रखा, कि औदात्य में अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम ही औदात्य है, और साथ ही साथ में अभिव्यक्ति की उच्चता श्रोता के तर्क का समाधान नहीं करती बल्कि उसको अभिभूत भी कर देती है। औदात्य एक मतलब ऐसी प्रबल शक्ति के द्वारा पाठक को अनायास बहा के ले जाती है। औदात्य विचार एवं शैली का एक गुण भी होता है, और औदात्य की सत्ता काव्य रचना में वस्तु पक्ष और शैली पक्ष दोनों में व्याप्त होती है। औदात्य कलाकार के एक व्यक्तिगत गुण भी माना जाता है। अब औदात्य के क्या होते हैं प्रमुख तत्व है, यहाँ से भी प्रश्न अच्छा बन सकता है कि प्रमुख तत्व क्या बताए हैं। तो ध्यान रखिएगा औदात्य के प्रमुख तत्व उदात्त विचार, उदात्त बाहों का चित्रण, अलंकार नियोजन, उत्कृष्ट भाषा और गरिमामय रचना विद्या। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी व्याख्या बता देता हूँ आपको। उदात्त विचार कोई भी रचना हो यानी काव्यगत औदात्य के स्रोतों में सबसे पहले क्या होता है कि जो लेखक होता है उसके उदात्त विचार होने बहुत जरूरी होते हैं। जिसे लॉन्जाइस होता है वो आत्मा की भव्यता कह करके पुकारते हैं। यानी कोई भी आदमी लेखक या कोई दार्शनिक कोई रचना लिखता है तो वो अपने आत्मा से लिखना शुरू करता है, ठीक है। तो लॉन्जाइन्स के अनुसार उदात्त महान आत्मा की एक प्रतिध्वनि होती है, यानी उदात्त विचार जो होते हैं वो महान आत्मा होती है उसकी एक प्रतिध्वनि माने जाते हैं। और उसी के साथ में लॉन्जाइन्स की दृष्टि जो है वो विचारों की भव्यता के बिना महान और अमर रचना यानी विचार जो होंगे उनकी भव्यता के बिना जो महान और अमर रचना करना संभव नहीं मानते हैं। इसलिए उदात्त विचार महान व्यक्तियों की वाणी में से स्वतः ही ध्वनित होते हैं। यानी उदात्त विचार होते हैं वो महान व्यक्ति होता है ना उनके मन से ही या उनकी आत्मा से ही उनके हृदय से ही वो स्वतः ही निकलते हैं। यानी बड़ा विद्वान होना बहुत जरूरी होता है इसके लिए, उदात्त विचार यूं ही नहीं आते हैं। फिर आगे कहते हैं उदात्त बाहों का चित्रण, और इसमें क्या होता है कि दूसरा जो स्रोत बताया है लॉन्जाइन्स ने उदात्त बाहों का उदात्त चित्रण। तो बाहों का उदात्त जो चित्रण है इसमें लॉन्जाइन्स ने बताया कि भावावेग को एक उदात्त या बाधक तत्व माना गया, यानी भावावेग भावों में बह जाना। तो उसमें लॉन्जाइन्स का इसका क्या करता है खंडन कर देता है। भावावेग को पहले क्या मानते थे एक बाधक तत्व मानते, परंतु लॉन्जाइन्स ने कहा कि ये जो भावावेग है वो उदात्त के समय क्या होता है कि मतलब बहुत ही सहायक वस्तु होती है। लॉन्जाइन्स का कहना है कि मेरे विचार से जो भी आवेग उन्माद और उत्साह के साथ फूट पड़ता है वही क्या होता है कविता कहलाता है या काव्य कहलाता है। कि मेरे विचार से जो भी आवेग उन्माद और उत्साह के साथ में फूट पड़ता है और एक प्रकार से वक्ता के शब्दों को वो विक्षेप कर देता है और परिपूर्ण कर देता है, उसे क्या कहा जाता है कविता। तो कविता की परिभाषा वो भी लॉन्जाइनस के द्वारा यही दी गई है कि वह विचार जो कि आवेग उन्माद और उत्साह के साथ फूट पड़ता है और एक प्रकार से वक्ता को अपने शब्दों में विक्षेप करने से परिपूर्ण
रखता है, यानी उसको बांधे रखता है। तो उसके स्थान स्थान पर जो व्यक्त होने वाले स्वर जैसे उदात्त आता है वो अन्यत्र दुर्लभ है, यानी अन्य जगह वो दुर्लभ होते हैं। इस प्रकार से जो अपने मन से, आत्मा से जो शब्द निकलते हैं, जो विचार निकलते हैं, तो वही एक उदात्त भावों का चित्रण होता है। अलंकार का प्रयोग करना भी बहुत जरूरी होता है, कोई भी रचना हो। अपने तो केशवदास जी तो वैसे ही थे। तो देखिए, लॉन्जाइंस ने माना है कि उदात्त विचार और उदात्त भाव के बाद में जो अलंकार होते हैं, तीसरा जो स्थान दिया है उन्होंने अलंकार योजना का दिया है। कि लॉन्जाइंस का मानना है कि कोई भी अभिव्यक्ति होती है, कोई भी अभिव्यक्ति की मनोहारिता के लिए यानी अलंकार होना बहुत ही जरूरी होता है काव्य के लिए, यानी बगैर अलंकार के काव्य हो पठनीय नहीं माना जाता है। लॉन्जाइनस का मत है कि अलंकारों का प्रयोग भाषा में इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि श्रोता या पाठक उसका आराम से बात को समझ सके, उसको इस बात का पता चल सके। तो लॉन्जाइनस ने उदात्त के लिए अलंकारों का स्वाभाविक और मर्यादित रूप से प्रयोग रखने के पक्षधर में रहे हैं। उत्कृष्ट भाषा होनी भी बहुत जरूरी है, यानी आराम से समझ में भी तो आनी चाहिए कोई बात अपन कह रहे हैं। अगर समझ में नहीं आएगी तो क्या मतलब होगा, है ना। तो इसी प्रकार लॉन्जाइनस का चौथा जो विचार है वो रखा है उत्कृष्ट भाषा का। यानी लॉन्जाइनस का मानना है कि वस्तुतः उदात्त विचार, भाव इत्यादि की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही होती है ना। अपन उदात्त विचार रखते हैं, अपने भाव रखते हैं, तो वो भाषा तो होगी होगी कोई ना कोई। इसलिए उदात्त का मूल आधार क्या माना है, भाषा को ही माना है। इसलिए लॉन्जाइनस ने उदात्त के 5 स्रोतों के अंतर्गत उत्कृष्ट भाषा है उसको भी बहुत अच्छा स्थान दिया है। और उसमें यह बताया है कि बहुधा प्रचलित जो शब्दावली होती है, यानी अपने अड़ोस पड़ोस में चलने वाली जो शब्दावली होती है, एवं गरिमा में भाषा को महत्व दिया है। लॉन्जाइनस का मत यह है कि भव्यता और सौंदर्य और मार्दव, गरिमा, ओज, शक्ति आदि उसके श्रेष्ठ गुण होते हैं। यानी काव्य जिस प्रकार से लिखे जा रहा है कवि या लेखक के द्वारा, तो उस प्रकार के उसमें उत्कृष्ट भाषा या उत्कृष्ट शब्दों का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। यानी एक अच्छी शब्दावली, जैसे ओजपूर्ण काव्य लिख रहे हैं तो उसमें ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए, मर्यादित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, उसमें सौंदर्य भी होना चाहिए और उस शब्दों में एक शक्ति भी होनी चाहिए। इस प्रकार से उसमें साथ साथ में रमणीयता होती है, बलवता होती है, प्रभाव उत्पकता आदि के गुण होने बहुत ही जरूरी होते हैं कोई भी रचना हो चाहे। इसलिए उत्कृष्ट भाषा का होना बहुत ही जरूरी होता है। गरिमामय रचना विधान, ये गरिमामय रचना जो विधान होता है ना, तो लॉन्जाइनस का मानना है कि मानव के शरीर में सुसंगठित रचना का एक सौंदर्य है। मानव के शरीर में सुसंगठित रचना का सौंदर्य उसके विभिन्न अंगों की एक एकान्वित होता रहता है। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि कोई भी रचना होती है उसी प्रकार से सुंदर दिखेगी या अपने को लगेगी कि इसमें क्या होगा कि रचना विधान में गरिमामय जो शब्द हैं उसमें पदों का चयन, पदों का विन्यास और साथ ही साथ में उदात्त और निष्पादन जो चीज होती है ना, उसके शेष तत्वों के भाव, अलंकार और पद चयन, इनके सामंजस्य के साथ में ही उस पर बल दिया जाता है। और जब तक ये अंग विभाव में सामंजस्य स्थापित नहीं होंगे तब तक उदात्त साधक नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर यही कहना चाहते हैं गरिमा में रचना विधान में लॉन्जाइनस ये कहना चाहते हैं कि जैसे एक इंसान का शरीर होता है वो सुसंगठित, उसके अंगों से तो सौंदर्य दिखता है उसका, यानी शरीर में अंग सभी होते हैं तभी तो वो सुंदर दिखेगा। इसी प्रकार से कोई भी अगर रचना होगी तो उसमें भाव होंगे, उसमें अलंकार होंगे, उनके पदों का चयन होगा, पदों का विन्यास होगा और उदात्त विचार होंगे, तब जाकर ये कविता होगी, उसका गरिमा बनेगी, कविता की एक मर्यादा बनेगी। और अंग विभाव जो अंग होते हैं उसके विभाव के सामंजस्य स्थापित नहीं करते हैं अपन जब तक, तब तक उदात्त रचना या गरिमा में रचना का विधान अपने नहीं कर सकते हैं। तो ये 5 तत्व माने हैं लॉन्जाइनस ने उदात्त की उदात्त विचार होनी चाहिए, उदात्त भावों का चित्रण होना चाहिए, अलंकार भी होने चाहिए, उत्कृष्ट भाषा का चयन करना चाहिए और गरिमा में रचना विधान होना चाहिए। तो इसमें सीधा प्रश्न यूं भी पूछा जा सकता है कि उदात्त के 5 तत्वों में कौन सा नहीं है और कौन सा है, इस प्रकार से प्रश्न भी बन सकता है। अब क्या बताया है कि काव्य में एक बाधक तत्व, जैसे भारतीय काव्य शास्त्र में दोष होते हैं ना, वहां पर पाश्चात्य काव्य शास्त्र में उसको बाधक तत्व के नाम से संबोधित करते हैं। एक तो है शब्द आडंबर, इसको वागाडंबर भी बोल सकते हैं, शब्द मतलब वाग, वाणी। एक भाव आडंबर, एक है बलायता। तो देखिए लॉन्जाइनस जो हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जो बाल्यता होती है ना, बाल्यता, ये बाल्यता लॉन्जाइनस का कहने का मतलब है कि पंडितापन दिखाने की कोशिश करता है कई बार जो साहित्यकार या दार्शनिक या लेखक जो होता है,
तो उसमें पंडितापन की जो दृष्टि होती है, जिसके कारण क्या कि अतिशय विस्तार में परिणित निष्प्रभ असफलता हो जाती है। यानी पांडित्यपूर्ण वर्णन करने के चक्कर में साधारण जो श्रोता या पाठक होता है उसके वो बात समझ में ही नहीं आती है। जैसे अपने भारतीय काव्य शास्त्र में दोष होते हैं ना, उसको कहा जाता है, यानी शब्दों का इधर उधर रख देना, या फिर दृष्टिकूट जो पद होते हैं उनका अर्थ समझ में नहीं आता है। वो वाली बात पाश्चात्य काव्य शास्त्र में बाल्यता के नाम से जानी जाती है कि कोई भी लेखक या दार्शनिक जो होता है वो अपनी जो रचना होती है उसमें पंडितापन की दृष्टि के कारण अपनी रचना का अतिशय विस्तार या परिणित कर देता है, यानी अपनी रचना को बढ़ा देता है, उसको फालतू में कोई मतलब नहीं है, और उसका निष्प्राण और असफलता साफ साफ झलकती है। इस कारण से वो बाल्यता कहलाती है। अब भावाडंबर जो होती है या फिर शब्दाडंबर जो होती है, शब्दाडंबर जो होती है वो ये होता है कि शब्दाडंबर के कारण क्या होता है कि कोई भी काव्य होता है उसका औदात्य का क्या होता है, हास होता है। क्यों, फालतू में शब्द डाल दिए जाते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है। इसलिए इससे अपन को, लोजेनस का कहना है कि इन चीज़ों से अपन को बचना चाहिए। और भाव आडंबर से तात्पर्य उनका ये कहने का है कि फालतू में या बेवजही कोई अनियंत्रित या अभिव्यक्ति या फिर अति भावुकता अथवा सस्ती भावुकता का प्रयोग जहां पर कर दिया जाता है वो क्या होती है, भावाडंबर नाम से जानी जाती है। तो ये तीनों ही जो बात हैं वो अपने भारतीय काव्य शास्त्र में दोष के रूप में मानी जाती हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में ये तीनों ही क्या माने जाते हैं, काव्य के बाधक तत्व। ये एक बार नेट जेआरएफ में पूछा गया था कि लोजाइनस के औदात्य के विचार के अनुसार काव्य के बाधक तत्व कौन कौन से हैं, तो शब्दाडंबर या वागाडंबर, भावाडंबर और बाल्यता, ये तीन माने गए हैं। ये बस एक तरह से भारतीय काव्य शास्त्र में जैसे दोष होता है वही होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि भारतीय काव्य शास्त्र के सिद्धांतों में कुंतक का जो वक्रोक्ति का सिद्धांत है ना, वो लोजाइनस के उदात्त तत्व के सर्वाधिक निकट है। तो यहाँ पर अपने ये प्रश्न अच्छा बनता है, गहराई में अगर चला गया एग्जामिनर तो, अन्यथा तो इस यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि बेसिक ही ज़्यादा पूछता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कि भारतीय काव्य शास्त्र का कौन सा सिद्धांत है जो कि लोजाइनस के उदात्त तत्व के बिल्कुल निकट है। तो आप लोग इस बात का स्पेशली ध्यान दीजिएगा। कुंतक का वक्रोक्तिक सिद्धांत है वो लोजाइनस के उदात्त तत्व के बिल्कुल निकट है। इस प्रकार से अपन ने अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लोजाइनस का औदात्यवाद का सिद्धांत, सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, यानी पाश्चात्य के तीनों सिद्धांत अपन ने पढ़ लिया। आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हो। इसी प्रकार से ध्वनि जो सिद्धांत है उसके बारे में भी अपन पढ़ लेंगे, और फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। फिर अपन काव्य शास्त्र शुरू करेंगे 2 या 3 दिन बाद में। काव्य शास्त्र अपने द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी दोनों में ही साथ साथ काम आएगी। तो आशा करता हूँ कि लोजाइनस का उदात्तवाद का सिद्धांत आपको आराम से समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आराम से एक एक चीज़ देखिएगा। 2 मिनट में आपका रिवीजन करवाई देते हैं। लोजाइनस का उदात्तवाद का सिद्धांत, अंग्रेजी में क्या नाम था, लोगिनुस, यूनानी नाम लोजाइनस, रचना का नाम पेरीइप्सुस या फिर पेरीहिप्सुस, और इसमें कितने अध्याय हैं, 44 अध्याय हैं। प्रकाशन 1554 में। फिर अंग्रेजी में इसका अनुवाद 1652 में किस नाम से हुआ था, ऑन द सबलाइम नाम से हुआ था। और इसके अलावा ये ऑन द सबलाइम आपने देख रहे हो। पेरीइप्सुस जो ग्रंथ है वो मूलतः भाषण ग्रंथ है, पत्र शैली में लिखा गया है, उत्तम पुरुष शैली में लिखा गया है, और इसमें अपने ही दोस्त को पत्र लिख करके भाषण की या फिर कला की जो बारीकियां उससे परिचय करवाया गया है। लोजाइनस हैं उसको जो आलोचक हैं वो क्लासिक और रोमांटिक दोनों तरीके से मानते हैं। उसी के साथ में औदात्य का विवेचन किया है। यहाँ से 6-5 लाइन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आराम से याद होने वाली हैं कि अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। उच्चता श्रोता के तर्क का समाधान ही नहीं करती बल्कि उसके अभिभूत भी कर देती है। औदात्य अपनी प्रबल शक्ति के द्वारा पाठक को अनायास बहा ले जाता है। औदात्य भाव विचार शैली में एक गुण माना जाता है। इस प्रकार से यह है। औदात्य के प्रमुख तत्व पूछे जा सकते हैं, उदात्त विचार, उदात्त भावों का चित्रण, अलंकार नियोजन, उत्कृष्ट भाषा, गरिमामय रचना विद्वान। इनमें से कैसे भी पूछ सकता है ये कौन सा है या नहीं है। 3 बाधक तत्व होते हैं, शब्दाडंबर, वागाडंबर, भावाडंबर और बलायत, और भारतीय काव्य शास्त्र में इसको काव्य का दोष से माना जाता है। बस इतनी सी बात है। एक प्रश्न पक्का आएगा, किसी भी हालत में ये गलत नहीं होना चाहिए। अपने मित्रों तक भी शेयर कर देना। अन्य वीडियोस देखने हैं तो प्लेलिस्ट में आप और भी वीडियोस देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।